जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि को लेकर होगा। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि में आपको हम लोग आज टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसा वीडियो का समय बताएगा वैसा किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चैनल को वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपसे एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन ना छूटे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो सारे वीडियोज देखने पड़ेंगे, सारा सिलेबस देखना पड़ेगा। यदि आप तैयारी करते हैं, कहीं से भी कुछ भी करते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस आप तैयारी ना करें। आपके जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताए जाएंगे वो पवन सीरीज या फिर इजी नोट्स से बताए जाएंगे, ताकि निर्धारित हो सके कि जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। गूगल से कोई भी क्वेश्चन सर्च नहीं किया जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। तो सामाजिक विज्ञान का विकास कहाँ हुआ? तो सामाजिक विज्ञान का विकास जो है साथियों वो अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण जो है माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों पर किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और कम समय में क्वेश्चनों को यहाँ पर कराने की कोशिश की जाएगी, इसलिए आप पहले नॉर्मल स्पीड एंड देन 2x की स्पीड पर सारे वीडियोज़ को देख लें। आपकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रख दी है। प्लेलिस्ट की जो आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक हैं। तो सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक मतलब कौन कौन से हैं घटक? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान में हमने लोगों ने हाई स्कूल में ये सारे विषय पढ़े हुए थे, इतना सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है। तो सामाजिक विज्ञान का अंदर अध्ययन केंद्र क्या होगा, मतलब कौन कौन इसके अध्ययन में आएंगे? तो समाज, मानव, राष्ट्र, ये सभी चीज़ें आएंगी, तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है 5, सामाजिक विज्ञान अध्ययन का रूप है तो कैसा है? स्वतंत्र वर्ग। कैसा है? स्वतंत्र वर्ग है, ना कि स्वतंत्र क्षेत्र। मानवीय ज्ञान का क्षेत्र है। तो मानवीय ज्ञान का क्षेत्र कैसा होगा? भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की विशेषता है। तो सामाजिक विज्ञान की विशेषता कौन सी होगी? बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक आधार, सामाजिक उपादेयता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली विधि कहलाती है। तो कौन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली विधि आपकी निगमन विधि है, यानी कि दा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, निगमन विधि में सबसे पहले नियम स्पष्ट किए जाते हैं, इसके पश्चात अर्थ की व्याख्या की जाती है, कथन है। तो ये कथन किसका है? इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंडसन। निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है? तो अवबोध जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष का स्तर है। कौन सा स्तर भावनात्मक पक्ष का नहीं है? तो आपका जो विश्लेषण है वो भावनात्मक पक्ष का बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण सम्मेलन के सुझावों के अनुसार विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कब शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया? तो ये आएगा 1956, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, डॉक्टर B.S. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभाजित किया? तो B.S. ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष बताए हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, तो यह है प्राप्त उद्देश्य। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राप्त उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो किसका रखा जाता है? बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का, विषय वस्तु की प्रकृति का, विषय विशेषज्ञों की राय का, उपरोक्त सभी का। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि
विशेष है। तो रुचि विशेष कौन सा होगा? वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना, यह है रुचि संबंधी। निम्नलिखित में से प्राप्त उद्देश्य है, तो प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? सिद्धांत का ज्ञान जो है वो प्राप्त उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। वो कह रहे हैं उद्देश्यों के भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किसने किया? तो ये आपका ब्लूम ने, क्रथवाल ने, मसीहा ने या फिर उपरोक्त सभी ने। तो साथ ही इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी ने किया था। मिलर विधि किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है? तो ये है क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में सहायक है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रेखांकन। क्या आता है? रेखांकन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भावनात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका होगा संश्लेषण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ वस्तु का एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपक्रम है, कथन है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का है। किसका है? डॉक्टर जॉनसन का है। विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, यह कथन है। तो ऐसा कहते हैं टी.एच. ग्रीन। कौन कहते हैं? टी.एच. ग्रीन कहते हैं। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है, क्या कथन है? तो ऐसा कहते हैं मैक्सवेल। कौन कहते हैं? मैक्सवेल कहते हैं कि ये ठीक है, बेल माने ठीक होता है। तो इससे आराम से एक शब्द पकड़कर आप याद कर सकते हैं। पाठ वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो पाठ वस्तु को व्यवस्थित करने में आपके सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी चीज़ों का जो है वो प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता हैं, तो अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता V.F. स्किनर हैं। कौन हैं? V.F. स्किनर साहब हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है, दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं, तो किसमें होते हैं? एकल विषय टोली में। किसमें होते हैं? एकल विषय टोली में दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं। योजना विधि के जन्मदाता हैं, तो योजना विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए, यह कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन किलपैट्रिक का है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, तो प्रयोगशाला विधि में किस पर महत्व दिया जाता है? प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, सा ऑप्शन कह रहे हैं आ और बा दोनों। अब देखो प्रयोगशाला में करके तो सीखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि भी होती है, क्योंकि प्रयास करते हैं तो गलतियां प्रयोगशाला में हो सकती हैं, ये नहीं कि आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए। और करके सीखने मतलब प्रयोगशाला में इसीलिए जाते हैं कि जो चीज़ हम लोग करेंगे वो जल्दी दिमाग में आएगी, क्योंकि हमने करके देखा है, इसलिए सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं? तो ये हैं ह्यूरिस्टिक विधि के। कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं। बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है, तो ये श्रव्य सामग्री क्या है? तो श्रव्य सामग्री जो है वो रेडियो है। दृश्य सामग्री का उदाहरण है, तो दृश्य सामग्री का उदाहरण जो है वो प्रतिरूप है। बुलेटिन बोर्ड व फिलेनेड बोर्ड हैं, तो ये क्या है? ये दोनों दृश्य साधन हैं। ठीक है। अब रेडियो है, तो रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री या उपरोक्त सभी। तो रेडियो आप समझ सकते हैं कि श्रव्य सामग्री है, मात्र इससे सुना जाता है, इससे देखा नहीं जाता है। और श्रव्य दृश्य दोनों हो कैसे सकता है जब उससे देख ही नहीं सकते। प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर क्या है? सरल हार्डवेयर है। क्या है? सरल हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब हुआ? तो ये हुआ 1957 ईस्वी में हुआ, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना, तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर बना? दिल्ली। दूर नहीं है तो दिल्ली बना। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे जिससे क्या होता है? फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर का मुख्य अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है कौन सा है? प्रक्षेपी लेंस है। क्या है? प्रक्षेपी लेंस जो प्रक्षेपित करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापने में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा है बेसले की। किसकी है? ये परिभाषा बेसले की है। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है या वांछनीय है उसको मान कर चला जाता है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? रेमर्स का है। अगला क्वेश्चन है, ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन डॉट डॉट प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? क्वेश्चन में कह रहे मूल्यांकन डॉट डॉट, तो उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यांकन एक व्यवस्थित पद्धति है सा ऑप्शन के अनुसार, इसलिए द ऑप्शन में कह रहे उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो सभी सत्य हैं क्योंकि सभी वाक्य जोड़कर देख लीजिए सभी चीज़ें बन रही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। मापन पूर्णतया डॉट डॉट होता है, तो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों परीक्षण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किसी एक को एक ही समूह पर बार बार किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाना यह अर्थ है, तो यह क्या है? विश्वसनीयता है। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह यही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? क्रॉनबेक का है। किसका है? क्रॉनबेक का है, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है, जिस परीक्षण से विद्यार्थियों की किसी विषय या अनेक विषयों की कठिनाई ज्ञात की जा सकती हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निंदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इनकी सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निंदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो निंदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं आपकी होगी सा ऑप्शन करेक्ट। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों को कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं। उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कौन सी हैं? आपकी प्रत्येक शिक्षक की प्रगति का ग्राफ एवं चार्ट होना चाहिए। विद्यार्थी में विषयों के प्रति रुचि जागृत करने हेतु आकर्षक सहायक सामग्री तथा प्रभावी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक विषय के अभ्यास प्रश्न ऐसे हों जिसके बारे में विद्यार्थी स्वयं सोच सके। उपरोक्त सभी आंसर इसके हो जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस विधि में प्रयोग होता है? तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है वो आपका साथियों निगमन विधि में होता है। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो आगमन विधि जो है वो सूत्र स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहे खेल विधि के जन्मदाता हैं, तो खेल विधि के प्रोबेल हैं। कौन?
फ्रोबेल। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? तो ये आपकी व्याख्यान विधि जो है वो बालक केंद्रित नहीं है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार यही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो क्रियात्मक शोध की विशेषता समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्या समस्याएं जो होती हैं अनुभवजन्य होती हैं। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है 63, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो ये होता है आपके 8 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? पर व्यक्ति नहीं आता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, वो कहलाता है परिकल्पना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं समष्टि। क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरणों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है आपका प्रत्यक्षण। क्या? प्रत्यक्षण नहीं आता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। कौन है? स्टीफन एम कोरे। शिक्षक अपनी कक्षा में विषय वस्तु के बेहतर शिक्षण के लिए जो योजना बनाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पाठ योजना, क्योंकि पाठ पढ़ाने के लिए योजना बनाता है। अगला साथी क्वेश्चन है, पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। यह परिभाषा है, तो ये किसकी है? सिम्पसन की है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पाठ योजना बनाते समय आपको विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखना, विषय का ज्ञान होना चाहिए, पाठ योजना कक्षा के ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें सही हैं कि पाठ योजना कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ठीक है ना, पता लगे पाठ आपने कठिन कर दिया, बच्चे एक की पढ़ रहे। पाठ योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो पाठ योजना के संबंध में असत्य कथन होगा आपका, पाठ योजना से शिक्षक को शिक्षण के समय विस्मृति की संभावना बनी रहती है। जब टीचर ही भूल जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, तो फिर स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? इसलिए ये आपका सा ऑप्शन इसके लिए नहीं था और असत्य ही पूछ रहे थे। अगला है, शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना क्यों आवश्यक है? अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शन व मित्र का कार्य करता है। बिल्कुल, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना है वो मित्र की भांति कार्य करती है शिक्षक के लिए। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन एवं प्रयोग के अवसर देती है। सा ऑप्शन में कह रहे हैं चिंतन की क्रमबद्धता व विकास के लिए आवश्यक है, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये आपके डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होंगे। प्रभावी पाठ योजना की विशेषता नहीं है, तो प्रभावी पाठ योजना की विशेषता कौन सी नहीं है? पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होती है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो नहीं है। पाठ योजना में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है और उन्हें कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बोध प्रश्न कहेंगे, जिनके बारे में हमें जानकारी है वही प्रश्न पूछ रहे हैं टीचर। इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया? तो ये आपका किया जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 में कह रहे इकाई शब्द का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया? तो ये आपके करने वाले थे थॉमस एस रिस्क, यानी कि सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। दैनिक पाठ योजना का सिद्धांत कौन सा है? तो दैनिक पाठ योजना का सिद्धांत जो है वो आप साथियों समझ गए होंगे कौन सा है। आप आंसर भी देख सकते हैं, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके स्पष्टता का, संबंध का, व्यवस्था एवं प्रयोग का उपरोक्त सभी सही यहाँ पर होंगे। दैनिक पाठ योजना के सिद्धांत का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपके करने वाले थे जॉन फेडरिक हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्धवार्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई इकाई है तो कौन सी है साथियों? इसके लिए आंसर होगा आवश्यकता पर आधारित इकाई, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है 81, प्रत्येक दैनिक पाठ योजना की समाप्ति के बाद लपटे फलक के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है पाठांतरगत मूल्यांकन। साथियों ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लें। एक ही कक्षा में विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्य चर्चा संगठन है तो कौन सा है? क्षैतिज। कैसा होता है? क्षैतिज। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय के विषयों की रूपरेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सिलेबस कहलाती है। वो आपका सिलेबस है जो विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा प्रस्तुत निर्देशात्मक सामग्री किसके द्वारा बताई गई है? तो ये आपकी बताई गई है स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है तो पाठ्यक्रम का कौन हिस्सा है? पाठ चर्चा जो है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन कक्षा और गतिविधियां, ये समाज, ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा पाठ चर्चा। पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है तो पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन कौन करेगा? शिक्षक करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ चर्चा की प्रकृति है? तो पाठ चर्चा की प्रकृति जो है वो संकटपूर्ण, क्रिएटिव, रूढ़वादी, ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। पाठ्य चर्चा का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो वो किसको? पाठ चर्चा का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो किसको? उद्देश्य को। नौकरी से कुछ लेना देना इसका नहीं है। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। कैसा विकास होता है? तो सहायक सामग्री द्वारा बालक का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, ये सभी होते हैं, इसलिए द ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसकी है साथियों? ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, मतलब जिनसे सुन और देख दोनों नहीं सकते हैं, तो वो कौन सी? चलचित्र बिल्कुल होंगे, चलचित्र तो चलते हुए चित्र दिखाई देंगे। कंप्यूटर में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविजन में देख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर तो यार देख सकते हैं, उसमें सुनाई क्या देगा, तो इसलिए फर्नीचर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो सर्वाधिक पूछ रहे हैं। तो अब धन, व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद, तो इसका सही आंसर होगा विषय वस्तु की प्रकृति। क्या? विषय वस्तु की प्रकृति जो है वो आपके श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रयुक्त है कि कौन सी विषय वस्तु आपको देखनी है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से इसमें क्या हो जाएगा? छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैरेलल बोर्ड किस प्रकार का TLML है? तो TLM
तो किस प्रकार का? TML होगा, दृश्य। किसका कैसा होगा? दृश्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ब ऑप्शन, मानचित्र। जिसे मानव बनाता है वो मानचित्र होता है। कंकड़ पत्थर ये सब प्रकृति से मिलते हैं। टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सब प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मूल्यांकन में आपके छात्र एवं शिक्षक दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो आपका व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन के मुख्य प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के मुख्य प्रकार आपके दो हैं। आपका अगला है, परिणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो कैसे होते हैं परिणात्मक मूल्यांकन आपके? आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ये देखो, सॉरी, हाँ, अब आप अपना आंसर देख सकते हैं। द ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, ये सभी होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो गुणात्मक मूल्यांकन कैसे होते हैं आपके? साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। साथियों, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पवन सीरीज से लिए गए हैं, जिसके बारे में ये जानकारी आपने पहले से पढ़ रखी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको अगले किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पहले जो समय रहेगा उसमें उसी पेपर के बारे में जानकारी दी जाएगी, अन्य किसी के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।